इस नई गहन चर्चा में, जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, सभी का स्वागत है। अक्सर हमने देखा है कि जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी कोई सामग्री सामने आती है, तो दिमाग में उबाऊ तथ्यों और तारीखों की एक लंबी सी लिस्ट घूमने लगती है। हाँ, ये बहुत ही आम बात है। बिल्कुल। लेकिन आज की चर्चा के लिए हमारे पास जो सामग्री है ना, DSSB 2026 जीके मास्टर क्लास के विस्तृत नोट्स, वो इस पुरानी सोच को पूरी तरह से तोड़ देती है। ये कोई आम पाठ्य पुस्तक नहीं है। सही कहा आपने। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसमें 2025 की आधुनिक तकनीक, इतिहास, भूगोल और हमारे संविधान की बुनियादी बातों को बहुत ही अच्छे से एक साथ पिरोया गया है। इस चर्चा की शुरुआत सीधे भविष्य से करते हैं। मेरा मतलब है 2025 के भारत की तस्वीर से। शुरुआत में ही इसमें एक बहुत बड़े बदलाव का जिक्र है, ध्रुव या DHRUVA नीति, जिसे मई 2025 से लागू किया जाना है। हाँ, ये भारतीय डाक विभाग का नया डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम है। अब तक हम लोग अपना पता, मकान नंबर, गली नंबर या किसी लैंडमार्क के सहारे लिखते आए हैं ना? हाँ, लेकिन ये सिस्टम इस पूरी व्यवस्था को ही पलट रहा है। नोट्स के अनुसार हर नागरिक को एक यूनिक वर्चुअल कोड दिया जाएगा। अगर हम इस बदलाव को ऐतिहासिक संदर्भ में देखें, तो ये एक बहुत लंबी यात्रा का अगला पड़ाव है। आपको याद होगा, भारत का डाक विभाग 1854 में स्थापित हुआ था। 1854? बाप रे! हाँ, जरा सोचिए उस समय चिट्ठियां कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती होंगी। फिर 1972 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जब पिन कोड प्रणाली शुरू की गई। उसने डाक व्यवस्था को भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया। और अब 2025 में वो पिन कोड भी पुराना हो रहा है। बिल्कुल। DHRUVA का पूरा नाम है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ये केवल एक पता नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिजिटल निर्देशांक है जो किसी भी स्थान की सटीक जियो टैगिंग करेगा। ये तो सच में पूरे देश की मैपिंग का एक नया तरीका है। और इन नोट्स में इसे याद रखने के लिए जो ट्रिक सुझाई गई है, वो मुझे बहुत सटीक लगी। हाँ, ध्रुव तारा वाली ट्रिक? बिल्कुल। जिस तरह सदियों से मुसाफिरों को आसमान में ध्रुव तारा सही दिशा दिखाता आया है, ठीक उसी तरह ये DHRUVA सिस्टम अब भौतिक पते की जगह डिजिटल दुनिया में सही दिशा और वर्चुअल पता दिखाएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये। और तकनीक की बात सिर्फ डिजिटल पदों तक ही सीमित नहीं है। इन नोट्स में एक और ऐसा तथ्य है जो भविष्य की एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करता है। आप AI विलेज की बात कर रहे हैं ना? हाँ, भारत का पहला AI विलेज नागपुर के सतनावरी में स्थापित किया गया है। ये तथ्य मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दिलचस्प लगा। आमतौर पर जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सिलिकॉन वैली या फिर बैंगलोर, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों की तस्वीर आती है। स्वाभाविक है, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन सतनावरी का ये उदाहरण उस पूरी धारणा को चुनौती देता है। एक गांव जहां खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को AI के जरिए चलाया जा रहा है। ये दिखाता है कि तकनीक का असली फायदा तब है जब वो जमीनी स्तर तक पहुंचे। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि 2025 का भारत तकनीक के विकेंद्रीकरण की दिशा में बढ़ रहा है। और ये विकेंद्रीकरण सिर्फ तकनीक में नहीं आ रहा है, बल्कि हमारी सोच में भी आ रहा है। सही कह रहे हैं आप। और ये सोच हमें पर्यावरण की तरफ भी ले जाती है। स्रोत सामग्री में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो ये है कि इस पहल का नेतृत्व 2 अलग-अलग संस्थाएं मिलकर कर रही हैं। पेरिस में स्थित यूनेस्को और जेनेवा में स्थित WMO। यहाँ मुझे भी थोड़ा रुककर सोचना पड़ा था। WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, उनका काम मौसम और जलवायु को देखना है, तो उनका ग्लेशियर से जुड़ना तो समझ में आता है। लेकिन यूनेस्को, यही तो कैच है। उनका काम तो शिक्षा, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को बचाना है। फिर मुझे समझ आया कि इस समन्वय का असल मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ग्लेशियर्स अब सिर्फ बर्फ के टुकड़े नहीं रह गए हैं, वे हमारी प्राकृतिक धरोहर बन गए हैं। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। ये एक बहुत ही गंभीर वैचारिक बदलाव है। WMO और यूनेस्को का एक साथ आना ये साबित करता है कि जलवायु परिवर्तन अब हमारी सभ्यता के लिए सीधा खतरा है। और भारत के संदर्भ में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हाँ, खासकर जब हम सियाचिन की बात करते हैं। श्रोताओं को ये जानना चाहिए कि ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर
सियाचिन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर हिमालय और काराकोरम रेंज के ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो पूरे दक्षिणी एशिया में नदियों का संतुलन बिगड़ जाएगा। पर्यावरण की इन गंभीर चिंताओं के बीच नोट्स में एक बहुत ही ताज़ा और थोड़ा हैरान करने वाला विषय भी है। खेलो इंडिया बीच गेम्स वाला। हाँ, 2025 के खेलो इंडिया बीच गेम्स। खेलो इंडिया का उद्देश्य हमेशा से जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना रहा है, लेकिन यहाँ जो विसंगति या एनोमली सामने आई है वो सच में चौंकाने वाली है। बिल्कुल, कोई भी पहली बार में चौंक जाएगा। बीच गेम्स मतलब ऐसे खेल जो समुद्र के किनारे रेत पर खेले जाते हैं। कोई भी यही सोचेगा कि गोवा, केरल या उड़ीसा जैसा कोई तटीय राज्य इसकी पदक तालिका में सबसे ऊपर होगा, लेकिन नोट्स बताते हैं कि इसमें टॉप करने वाला राज्य मणिपुर है। और मणिपुर एक पूरी तरह से पहाड़ी राज्य है जो समुद्र से बहुत दूर है। वही तो। ये एक ऐसा तथ्य है जो किसी भी तार्किक इंसान को पल भर के लिए उलझा सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को समझें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है। कैसे? मणिपुर भले ही समुद्र से दूर हो, लेकिन उसे भारत का खेलगढ़ कहा जाता है। मेरी कॉम से लेके मीराबाई चानू तक अनगिनत विश्व स्तरीय एथलीट इसी राज्य की देन है। हाँ, ये बात तो है। वहां खेलों को लेकर जो अनुशासन और संस्कृति है वो किसी भी भौगोलिक बाधा से कहीं बड़ी है। जब खिलाड़ियों में फिटनेस और समर्पण होता है तो वे किसी भी नए फॉर्मेट में खुद को ढाल लेते हैं। और इस बात को याद रखने के लिए नोट्स में जो ट्रिक दी गई है वो भी बहुत मजेदार है। मनी है तो स्पोर्ट्स है, जहां मनी का मतलब मणिपुर से है। बिल्कुल, मणिपुर का नाम ही खेलों में सफलता की सबसे बड़ी करेंसी बन चुका है। खैर, अब अगर हम 2025 के इस आधुनिक परिदृश्य से थोड़ा पीछे हटें और भारत की सांस्कृतिक जड़ों की तरफ मुड़ें, तो एक बहुत ही विशाल आयोजन हमारा इंतजार कर रहा है। 2025 का प्रयाग महाकुंभ मेला। इसके आंकड़े तो सच में विशाल हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अनुमान है कि इसमें 66 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री शामिल होंगे। 66 करोड़, ये संख्या दुनिया के कई महाद्वीपों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। मानव इतिहास में इससे बड़ा कोई शांतिपूर्ण जमावड़ा नहीं होता। ये आयोजन गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर प्रयागराज में होता है। लेकिन जो चीज इस 2025 के कुंभ को असाधारण बनाती है वो है इसका खगोलीय समय चक्र, है ना? बिल्कुल। आमतौर पर कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आता है, लेकिन महाकुंभ का योग 12 कुंभ चक्रों के पूरे होने के बाद बनता है। यानी 12 गुणा 12 पूरे 144 साल बाद। सही कहा। 1444 साल। मतलब जो लोग 2025 के इस महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे वे सच में इतिहास के एक बहुत ही दुर्लभ क्षण के साक्षी होंगे। नोट्स में कुंभ से जुड़े 4 पवित्र स्थानों को याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक भी साझा की गई है। PHUN यानी फन। P से प्रयागराज, H से हरिद्वार, U से उज्जैन और N से नासिक। एकदम सही। और यहाँ एक और बात पर बहुत जोर दिया गया है कि 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया था। अमूर्त यानी इंटैंजिबल। ये शब्द समझना बहुत जरूरी है। हाँ, इसका मतलब है कि ये कोई पत्थर से बनी इमारत या किला नहीं है जिसे छुआ जा सके। ये एक जीती जागती परंपरा है। अमूर्त विरासत और मूर्त विरासत का ये अंतर ही हमें इतिहास की गहराई में ले जाता है। और जब मूर्त या ठोस विरासतों की बात आती है तो स्रोत सामग्री हमें सीधे लगभग 2500 ईसा पूर्व के मौर्य साम्राज्य में ले जाती है। सांची के अशोक स्तंभ की तरफ। हाँ, यहाँ सांची के अशोक स्तंभ का बहुत ही विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए इन स्तंभों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये एकाश्मक या मोनोलिथिक होते थे। एकाश्मक का मतलब है कि पूरा का पूरा स्तंभ जो 40-50 फुट तक ऊंचा हो सकता है किसी एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया है। बिल्कुल, उसमें कोई जोड़ नहीं होता था। जरा उस समय की इंजीनियरिंग के बारे में सोचिए। और इन पर जो मौर्य पॉलिश की गई थी वो आज हजारों साल बाद भी शीशे की तरह चमकती है। यही वो बिंदु है जहां इतिहास के तथ्यों में अक्सर भ्रम पैदा होता है। अक्सर लोग सांची के अशोक स्तंभ और सारनाथ के अशोक स्तंभ को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। श्रोताओं के लिए ये अंतर जानना बहुत जरूरी है कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसमें 4 शेर पीठ सटाकर बैठे हैं और नीचे अशोक चक्र है, वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित स्तंभ से लिया गया है। सांची आला नहीं। नहीं, सांची का अशोक स्तंभ भी देखने में कुछ वैसा ही है, लेकिन वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है। वर्तमान में सांची वाले स्तंभ का जो ऊपरी हिस्सा है उसे सांची के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। और इसे याद रखने के लिए नोट्स में जो ट्रिक है वो बहुत काम की है। MP मतलब मिडिल ऑफ प्रदेश
यानी सांची पूरे भारत के मध्य में स्थित है। ये छोटे छोटे भौगोलिक और ऐतिहासिक अंतर अक्सर बड़ी समझ का आधार बनते हैं। और जब बात भूगोल की हो ही रही है तो चलिए भारत के उस भूगोल की तरफ चलते हैं जो नदियों और घाटियों से तय होता है। इन नोट्स का अगला खंड नर्मदा नदी तंत्र की गहराई से पड़ताल करता है। ये बहुत दिलचस्प टॉपिक है। आमतौर पर भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे गंगा, गोदावरी या कृष्णा पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन यहाँ एक ट्रिक दी गई है, नमस्ते। नर्मदा, माही, साबरमती और ताप्ती। बिल्कुल, ये वो नदियां हैं जो इस आम नियम को तोड़ती हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जाकर मिलती हैं। इसके पीछे का जो विज्ञान है वो बहुत ही रोचक है। नर्मदा नदी, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है, वो पश्चिम की ओर इसलिए नहीं बहती क्योंकि जमीन का ढलान उस तरफ है। तो फिर क्यों बहती है? वो इसलिए पश्चिम की ओर जाती है क्योंकि वो एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में फंसी हुई है। भ्रंश घाटी को अगर आसान शब्दों में समझें तो कल्पना कीजिए कि जमीन के दो बड़े हिस्से विंध्य और सतपुड़ा पर्वत एक दूसरे से दूर खिसक गए और उनके बीच की जमीन नीचे धंस गई। बिल्कुल, जिससे एक गहरी खाई या चैनल बन गया। और नर्मदा इसी धसी हुई घाटी से होकर बहती है जो उसे एक सीधी रेखा में पश्चिम की तरफ ले जाती है। एकदम सटीक। और क्योंकि ये पहाड़ों के बीच इस संकरी घाटी से बहुत तेज गति से बहती है, इसलिए समुद्र से मिलते समय ये अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती। अच्छा, डेल्टा तब बनता है जब नदी मैदानी इलाकों से बहकर धीमी हो जाती है और कई शाखाओं में फैल जाती है। लेकिन नर्मदा इतनी तेजी से आती है कि वो सीधे समुद्र के खारे पानी में घुस जाती है, जिसे एस्चुअरी या ज्वारंद मुख कहते हैं। और मध्य प्रदेश की ये जीवन रेखा सरदार सरोवर बांध और धुआंधार जलप्रपात जैसी विशाल परियोजनाओं का घर भी है। हाँ, बांधों के विषय पर नोट्स में एक और ऐतिहासिक इंजीनियरिंग चमत्कार का जिक्र है, भाखड़ा बांध। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बना ये बांध भारत के आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। बिल्कुल, और इसके पीछे जो पानी का विशाल कृत्रिम रिजर्वायर बना है, उसका नाम गुरु गोबिंद सिंह जी के सम्मान में गोबिंद सागर जलाशय रखा गया है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विशाल संरचना को देखकर ही कहा था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। यहाँ इंजीनियरिंग के नजरिए से एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर स्पष्ट किया गया है। अगर कोई पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो जवाब उत्तराखंड का टिहरी बांध होगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर है। लेकिन अगर सवाल ये हो कि भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध या स्ट्रेट ग्रेविटी डैम कौन सा है, तो जवाब भाखड़ा बांध होगा, जो 226 मीटर ऊंचा है। हाँ, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बांध को समझना दिलचस्प है। इसका मतलब है कि ये बांध सिर्फ कंक्रीट का एक बहुत ही भारी ढांचा है। ये पानी के दबाव को रोकने के लिए किसी और चीज का सहारा नहीं लेता, बल्कि अपने खुद के भारी वजन और गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे ही उस पानी को धकेल कर रखता है। और नोट्स के ट्रिक भाखड़ा = बड़ा, इसे याद रखने का एक सीधा तरीका है। भूगोल की इन विशाल संरचनाओं से निकलकर अब हम नोट्स के एक ऐसे हिस्से में आते हैं जिसे रैंक डिसाइडर कहा गया है। आप 1783 के रंगपुर किसान विद्रोह की बात कर रही हैं। 57 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन 1783 में बंगाल के रंगपुर में, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है, किसानों ने एक ऐसा विद्रोह किया था जिसने अपनी एक समानांतर सरकार तक बना ली थी। ये विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों का एक सीधा परिणाम था। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद जब कंपनी को बंगाल से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया, तो उन्होंने इजारेदारी प्रथा लागू की। ये तो एक तरह की नीलामी थी ना? बिल्कुल, जो सबसे ज्यादा टैक्स वसूल कर कंपनी को देने का वादा करता, उसे उस इलाके का ठेका दे दिया जाता था। रंगपुर में ये ठेका देवी सिंह नाम के एक व्यक्ति को मिला था। और नोट्स बताते हैं कि उस देवी सिंह ने किसानों पर इतने अमानवीय अत्याचार किए कि किसानों के पास अपना पेट भरने तक के लिए कुछ नहीं बचा। अंततः अपनी जान और जमीन बचाने के लिए किसानों ने हथियार उठा लिए। हाँ, उन्होंने इस विद्रोह को ढिंग का नाम दिया, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ ही विद्रोह या बगावत होता है। ये सिर्फ एक टैक्स के खिलाफ आंदोलन नहीं था, ये जीने के अधिकार की लड़ाई थी। और उस दर्द को याद रखने के लिए जो ट्रिक दी गई है वो बहुत ही भावनात्मक है। रंगपुर = रोंगपुर, क्योंकि किसानों के साथ जो हो रहा था वो हर मायने में रोंग था।
इतिहास के इन पन्नों से होते हुए अब हम चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। हमारा राष्ट्र, हमारी सीमाएं और हमारा संविधान। सीमाओं की बात करें तो स्रोत सामग्री भारत के दक्षिणी समुद्री पड़ोसियों से जुड़े एक बहुत ही क्लासिक भौगोलिक ट्रैप के बारे में सावधान करती है। वो है पाक जलडमरू मध्य या पाल स्ट्रेट। हाँ, अक्सर पाक शब्द सुनते ही लोगों का दिमाग सीधे पाकिस्तान की तरफ दौड़ जाता है। बिल्कुल, लेकिन ये जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। श्रीलंका जो नक्शे पर भारत के ठीक नीचे एक आंसू की बूंद जैसा दिखाई देता है, इसी के द्वारा हमसे अलग होता है। और नोट्स की ट्रिक पल्क इज नॉट पालक, इट्स नियर पाक, इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसके अलावा लक्षद्वीप समूह के ठीक दक्षिण में हमारा दूसरा समुद्री पड़ोसी मालदीव स्थित है। अपनी सीमाओं को जानने के बाद उस किताब को जानना सबसे जरूरी है जो इन सीमाओं के भीतर हमें एक राष्ट्र बनाती है, भारत का संविधान। नोट्स में मौलिक कर्तव्यों पर एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा दिया गया है। 0 मौलिक कर्तव्य वाला आंकड़ा। हाँ, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा मूल संविधान लागू हुआ था, तब उसमें अनुच्छेद 51A जैसी कोई चीज नहीं थी। यानी मूल रूप से नागरिकों के लिए 0 मौलिक कर्तव्य थे। ये बात हैरान तो करती है, जिस संविधान ने हमें इतने सारे मौलिक अधिकार दिए, उसने कर्तव्यों का जिक्र क्यों नहीं किया? शायद संविधान निर्माताओं को विश्वास था कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन अपनी अंतरात्मा से करेंगे। लेकिन समय के साथ महसूस किया गया कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों का लिखित रूप में होना भी आवश्यक है। जरिए संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये विचार सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से प्रेरित था। और यहाँ याद रखने का जो गणितीय सूत्र है वो बहुत ही स्मार्ट है। 42वां संशोधन यानी 4 + 2 = 6, जिसका मतलब है कि ये 1976 में हुआ। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। बाद में साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया जो शिक्षा से जुड़ा था। यहाँ एक कानूनी पहलू समझना भी जरूरी है। ये सभी 11 मौलिक कर्तव्य गैर न्यायिक या नॉन जस्टिशिएबल प्रकृति के हैं। गैर न्यायिक का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप अपने किसी मौलिक अधिकार से वंचित किए जाते हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो कोई उसे सीधे अदालत में घसीटकर जेल नहीं भिजवा सकता। हाँ, संसद चाहे तो उसके लिए अलग से कानून बना सकती है। अब हम उन पन्नों पर पहुंच चुके हैं जहां भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा दिन दर्ज है, 24 अप्रैल 1973। मूल ढांचा सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का दिन। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस के फैसले का दिन था। ये मामला असल में संसद की शक्ति और संविधान की सर्वोच्चता के बीच का एक बहुत बड़ा महासंग्राम था। मुख्य सवाल ये था कि क्या संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है? क्या वे सब कुछ बदल सकते हैं? इस नाजुक सवाल का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बेंच का गठन किया गया, जिसमें 13 जज शामिल थे। 13 जजों की बेंच, ये अपने आप में अभूतपूर्व था। और जो फैसला आया वो 7-6 के बहुत ही मामूली अंतर से तय हुआ था। अदालत ने जो निष्कर्ष दिया वो बहुत ही संतुलित था। अदालत ने कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति जरूर है, लेकिन वो शक्ति असीमित नहीं है। संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। जैसे हम घर के अंदर का पेंट बदल सकते हैं, लेकिन उसकी नींव को नहीं खोद सकते। एकदम सही उदाहरण है। और उस नींव को शामिल है हमारा लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्र न्यायपालिका और ये गारंटी कि सबसे ऊपर संविधान ही रहेगा। इस एक सिद्धांत ने भारत को हमेशा के लिए किसी भी तरह की तानाशाही से सुरक्षित कर दिया। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने नागपुर के अत्याधुनिक सतनावरी AI विलेज से लेकर मौर्य काल के सांची स्तंभ तक का सफर तय किया। और हमने नर्मदा की भ्रंश घाटी से लेकर 1973 के 13 जजों की बुद्धिमत्ता को भी देखा। बिल्कुल, इन नोट्स का जो मूल मंत्र है ज्ञान शक्ति है, लेकिन रिवीजन ही चयन की कुंजी है, वो पूरी तरह से सच साबित होता है। और इस मूल ढांचा कैसा दिखेगा? क्या तकनीक के इस नए युग में हमारे मौलिक कर्तव्यों को कोई नया डिजिटल संशोधन चाहिए होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के हर जागरूक नागरिक को खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।